वेरिएबल पे है, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल को पूरी अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग बात करेंगे इन इक्वेशन में, तो इन इक्वेशन में दो प्रकार के टर्म्स होते हैं। कितने प्रकार के टर्म्स होते हैं बच्चों? दो प्रकार के टर्म्स होते हैं। उन टर्म्स में एक प्रकार का वेरिएबल होता है और दूसरा कांस्टेंट होता है। वेरिएबल क्या होता है जी? इट इज नॉट फिक्स्ड वैल्यू। वेरिएबल कोई फिक्स वैल्यू नहीं होता है, ये वैरी करता है, ये बदलते रहता है, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय अल्फाबेट। जनरली ये अल्फाबेट के द्वारा डिनोट करते हैं, जैसे ABCDEFGHIJKLMNOP QRSTUVWXYZ। कोई भी अल्फाबेट से वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या कोई भी लैटिन वर्ड सिंबल के द्वारा भी कभी कभी वेरिएबल्स को दर्शाया जाता है, ठीक है ना। और हमारे कांस्टेंट क्या होते हैं? इट इज फिक्स्ड वैल्यू, इट इज रिप्रेजेंटेड जनरली नंबर्स। कांस्टेंट हमारे जो होते हैं वो फिक्स वैल्यू होते हैं, वो जनरली नंबर्स के द्वारा दिखाया जाता है, दर्शाया जाता है। जैसे कि जो मैथमेटिकल्स नंबर होते हैं, इनफाइनाइट नंबर होते हैं, इनफाइनाइट नंबर में किसी भी नंबर जो दिखा रहे हैं वो क्या है? वेरिएबल है। और सीधी बात है, जो वेरिएबल है, मैं बोलूं आपको कि मैं आपको 100 रुपीज दे रहा हूं, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि इस 100 रुपीज का मैं क्या कर सकता हूं। लेकिन मैं बोलूं मैं आपको 5 रुपीज दे रहा हूं, तो आपको ये बात समझ में आएगा, हाँ ये 5 रुपीज है, इस 5 रुपीज में एक डेयरी मिल्क आ सकता है, इस 5 रुपीज में बिस्किट का पैकेट आ सकता है, चीजें समझ में आने लगेंगी। लेकिन वेरिएबल वाले वैल्यू को सुनकर कुछ समझ में नहीं आएगा। तो जिसको सुन करके कुछ समझ में ना आए, जो अननोन प्रतीक हो, जिसके बारे में आपने कभी नहीं सुना है, ठीक ना, या किसी चीज को आप सपोज कर रहे हो, अज्यूम कर रहे हो, वो चीजें क्या होगी? वेरिएबल होगी। बाकी मेरे बच्चों, वो जो चीज आप नंबर के बारे में पढ़ते आ रहे हो मैथ में, वो सारे के सारे कांस्टेंट होंगे। आगे सीनियर क्लास में मेंशन करा जाएगा कि अल्फाबेट को भी कांस्टेंट माना जाता है, लेकिन ये अभी आप लोग को नहीं जाता है, ठीक है ना। आप लोग के लिए बस इतना है कि इंग्लिश वाले लेटर यानी अल्फाबेट से जो डिनोट हुए हैं वो वेरिएबल है, मैथ वाले लेटर कांस्टेंट है। आप इतने बात का ध्यान रखोगे तो आपके सारे प्रॉब्लम दूर हो जाएगा, आपका कोई कंफ्यूजन नहीं होगा वेरिएबल का और कांस्टेंट का, ठीक है ना। और वेरिएबल का एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे होता है? तो वेरिएबल अपने ही प्रकार के दूसरे वेरिएबल के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकता है। यानी वेरिएबल अगर x है तो x के साथ ही ऐड होगा, y है तो y के साथ ही ऐड होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2x है और y के साथ ऐड किया गया है, तो कुछ भी असर नहीं पड़ा है, जैसे के तैसे एज इट इज लिखा गया है, और y प्लस 2x एज इट इज लिखा गया है, चीजों को पलट दिया गया है। जैसे कि 2 आम और 1 सेब है, तो हम उसको 3 कुछ भी तो बोल नहीं पाएंगे, हम उसको बोल पाएंगे कि 2 आम और 1 सेब, या पहले बोल देंगे 1 आम और 2 सेब, ऐसा नहीं बोल सकते हैं, दूसरा उसके अलावा कुछ और बोल नहीं पाएंगे, ठीक है ना। इसीलिए वेरिएबल में सेम प्रकार के वेरिएबल ही जोड़ते हैं, और x प्लस x 2x। और एक बात का ध्यान रखेंगे आप, कोई भी वेरिएबल है उसके 3 जगह पे 1 होता है पर लिखा नहीं जाता, उसके डिनोमिनेटर में, इसके कोफिशिएंट में और इसके एक्सपोनेंट में 3 जगह 1 होता है पर लिखा नहीं जाता। जब जरूरी पड़ेगा तो लिखेंगे, नहीं जरूरी पड़ेगा तो नहीं लिखेंगे। अक्सर लिखा ही नहीं रहता है, लेकिन अंडरस्टूड होता है, सभी को पता है, और आपको भी पता होना चाहिए कि वहां पे 1 होता है। जब भी जरूरत पड़ेगा हम इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है ना। अब हम लोग ये बात आप लोग समझ गए, यहाँ पे x और x 2x कैसे हो गया, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1x है, यहाँ भी 1x है, और 1 1 2 हो गया, और x का x 2x 3x 5x 4y 5y 9y 3a 2a 5y 5a, ये अलग अलग है इसलिए
झूठा नहीं है, जैसे कि तैसे लिखा गया है और एक बार प्लॉट पे लिखा गया है, दोनों सही है, तो फिर लिख सकते हैं। ये 9x है, इसमें से 7x सब्ट्रैक्ट हुआ है तो 2x बच गया। 9 में से 7 सब्ट्रैक्ट करके 2 और x का x, यहाँ पे ये x में है, इसका वेरिएबल x है, यहाँ y है, ये लाइक नहीं है, एक जैसे टर्म नहीं है तो सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, जैसे कि तैसे लिख सकते हैं। ये पलटेंगे तो यहाँ पे माइनस में y है तो माइनस में y रखे हैं, और 5x से पहले कुछ नहीं है तो जिसके पहले कुछ नहीं रहता वो प्लस में होता है, तो यहाँ पे प्लस 5y है। लेकिन मैं ऐसा प्लॉट कर लिख दूं 3y माइनस 5x, तो मेरे बच्चे गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x प्लस में था और यहाँ पे x माइनस में हो गया था, ये लिखना गलत है। ठीक है, अब हम लोग आएंगे इक्वेशन पे। इक्वेशन के प्रॉब्लम दिखते कैसे हैं और उनको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम लोग अब बात करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन मेथड के बारे में। इक्वेशन के प्रॉब्लम्स में इक्वल सिंबल बीच में ही रहता है, तो ये रहा इक्वल सिंबल। इक्वल सिंबल के हमारे जो राइट हैंड में है उसको RHS बोला जाता है, और जो हमारे लेफ्ट हैंड में होता है उसको LHS बोलते हैं। ठीक है, और कोई भी चीज, कोई भी वैल्यू हो, कोई भी वेरिएबल हो या कांस्टेंट हो, ठीक ना, इंग्लिश वाला लेटर हो या मैथ वाला नंबर हो, उसको जरूरत पड़ता है सॉल्व करने के लिए LHS से RHS में ले जाने की। ठीक ना, तो LHS से RHS में ले जाने की जरूरत पड़ती है, तो जो चीज LHS में माइनस में होती है ना, वो RHS में जाकर के प्लस में हो जाती है। अगर RHS में प्लस में है, LHS में जाके जरूरत पड़े तो इधर जाकर माइनस में हो जाएगी। LHS में कोई नंबर अगर प्लस में है तो RHS में जाके माइनस में हो जाएगा, और RHS में माइनस में है तो LHS से जाके प्लस हो जाएगा। अगर LHS में मल्टीप्लाई में है तो RHS में जाते हुए डिवाइड हो जाएगा, और RHS में डिवाइड में है तो LHS में मल्टीप्लाई में हो जाएगा। LHS में डिवाइड में है तो RHS में मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और RHS में मल्टीप्लाई में है तो LHS में जाकर डिवाइड में हो जाएगा। इसका उपयोग क्यों करना पड़ता है तो सवाल से समझेंगे। सवाल क्या है, 2x प्लस 3 इक्वल टू 7, ये टाइप 1 में आता है, सबसे इजी इक्वेशन। सबसे इजी क्यों? क्योंकि बहुत इजी होता है, इसलिए क्योंकि इसमें एक ही साइड वेरिएबल होता है, एक ही साइड वेरिएबल होता है, और एक साइड वेरिएबल किधर है तो LHS में ये रहा x, और x के लिए कोफिशिएंट है 2। ठीक है ना, जो वेरिएबल के साथ कांस्टेंट जुड़े हुए उसके साथ चिपके होते हैं ना, वो कोफिशिएंट कहलाते हैं। और उसके बारे में भी मैं थोड़ा सा बात कर लूं तो कोई भी कोफिशिएंट कैसे बनता है, तो मान लेते हैं किसी वेरिएबल में कांस्टेंट का मल्टीप्लाई होता है, जैसे 3 में x का मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आएगा 3x आएगा, 7 में x का मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आएगा 7x आएगा। इसको ऐसे ही लिखा जाता है, और जस्ट इसके पहले ये कोफिशिएंट कहलाता है। क्या कहलाता है? कोफिशिएंट। समझ में आ गया? इसको ऐसे लिखना x7, ये लिखना गलत हो जाता है। ठीक ना, कोफिशिएंट पहले लिखते हैं उसके बाद वेरिएबल लिखते हैं। अगर 3x है और मल्टीप्लाई हो रहा है 7 से, तब क्या हो जाएगा, तो 3 और 7 का मल्टीप्लाई 21, और x का x। 2 है मल्टीप्लाई हो रहा है 5y से, तो कितना हो जाएगा 2 5 जा 10, y का y। अगर दोनों में x है 2x 3y, 3 मल्टीप्लाई x क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई x क्या हो जाएगा 7x हो जाएगा। और इसको x7 लिखना गलत है, क्यों? x का ये 7 इसके पहले वाला क्या कहलाता है, कोफिशिएंट कहलाता है। ठीक है ना, यहाँ पे 3x है और 7 से मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पे कोफिशिएंट 3 है, और यहाँ पे केवल कांस्टेंट 7 है, तो इस कोफिशिएंट 3 का 7 से मल्टीप्लाई हुआ 21, और x का x लिख देंगे। यहाँ पे 2 है और 5y से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 5 10, और y का y चिपका के उसके साथ लिख देंगे।
जब दोनों में वेरिएबल भी हो और कोफिशिएंट भी हो तब क्या करेंगे, कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 और 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे 6 आएगा, और x का मल्टीप्लाई करेंगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना, x के पावर 2, x रेज टू पावर 2 या x स्क्वायर पढ़ते हैं इसको, ठीक ना। लेकिन और ये क्वाड्रेटिक हो गया, इसमें हमें नहीं जाना है, हमें बस इतना इक्वेशन में दिखाई देगा, मतलब x के साथ कोफिशिएंट कुछ दिखाई आपको दे सकता है, उसके साथ चिपका हुआ दिखाई दे सकता है, तो इसका मतलब आपको ये समझना है कि वो नंबर उसमें मल्टीप्लाई में है। जैसे कि यहाँ पे x के साथ 2 चिपका दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब 2x के साथ मल्टीप्लाई में है, ठीक ना। अब क्या होगा, इस सवाल को सब कैसे करेंगे, तो जिस प्रकार से इंसान के साथ रहते हैं, जानवर के साथ रहते हैं, उसी प्रकार यहाँ पे भी वेरिएबल का एड सब्ट्रैक्ट वेरिएबल के साथ होगा और कांस्टेंट का एड सब्ट्रैक्ट कांस्टेंट के साथ होगा। और इस सवाल में वेरिएबल केवल एलएचएस में है और कांस्टेंट आरएचएस में है और एलएचएस दोनों में है। तो हम क्या करेंगे, कांस्टेंट को एक साइड करेंगे, जो ये 3 कांस्टेंट है इसको एलएचएस से उठा करके आरएचएस में भेज देंगे। तो यहाँ पे 2x को कुछ नहीं करेंगे, जैसे के तैसे एज इट इज लिख देंगे, और इस इधर ये 3 प्लस में है ना, तो प्लस में उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 7 प्लस है तो इधर -3, 2x इक्वल टू 7 से 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो 4 आएगा, और 2 ये उधर जाके डिवाइड में लगेगा, तो x 4 क्योंकि 2 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो बटा में यानी डिवाइड में लगेगा, 2 से ये 2 बार में कट गया, तो यहाँ पे x बराबर क्या आ गया, 2 हमारा आंसर आ गया, ठीक ना, समझ में आ गया। इस टाइप 2 में क्या होगा, टाइप 2 में वेरिएबल एलएचएस में भी है और आरएचएस में भी है। तो क्या करेंगे, जो भी वेरिएबल आरएचएस में है उसको उठा करके एलएचएस में लाएंगे, और कांस्टेंट जो एलएचएस में है उठा करके आरएचएस में ले जाएंगे। तो 9x और ये इधर प्लस में है, 55x के पहले कोई सिंबल नहीं तो प्लस में है, और इधर आया तो माइनस में 5x इक्वल टू ये 13, और इधर ये प्लस में 7 है, उधर गया तो -7। अब इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना जाएगा, 4x इक्वल टू 13 से -7 हुआ तो कितना आएगा, तो 6 आएगा। अब ये 4 इधर कोफिशिएंट में है, यानी x के साथ मल्टीप्लाई में यही जाके बटा में लगेगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 6/4, और 2 से ये 3 बार में और 2 से ये 2 बार में, यानी 3/2, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस सवाल का, ठीक है ना, समझ में आया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। टाइप 3 में किस प्रकार का सवाल आता है, तो इसको समझ लीजिए जल्दी से। टाइप 3 में कुछ नहीं, इसमें हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले को रखते हैं। जैसे कि सवाल कैसा होता है, x + 2/3 = x - 7/4, ये हो सकता है। एक ये लिखने का तरीका हो सकता है टाइप 3 वाले को, या x + 4x - 3 = 4/3, ये भी तरीका है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, यानी जो डिनोमिनेटर में है उसको इससे मल्टीप्लाई, और इधर का डिनोमिनेटर वाले से इसको इससे मल्टीप्लाई, और 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों में करेंगे, और 3 से भी जब मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों में करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 4 से x में मल्टीप्लाई 4x, 4 से 2 में मल्टीप्लाई 8 = 3 से x में मल्टीप्लाई 3x, 3 से -7 में मल्टीप्लाई -21, 4x और 3x इधर आके माइनस में उधर प्लस में है तो, और -21 और +8 है उधर जाएगा तो -8, और इधर सब्ट्रैक्ट होकर कितना आ जाएगा x, 4x से 3x सब्ट्रैक्ट होगा तो 1x, और 1 लिखना जरूरी नहीं होता है, और यहाँ पे ये भी माइनस में और ये भी माइनस में, तो जुड़ेगा लेकिन सिंबल माइनस का, तो यहाँ पे -29 ही इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
यहाँ पे भी ये कैसे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इससे यानी इन दोनों में, और इस 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई इन दोनों में। तो क्या करेंगे, इस 4 का मल्टीप्लाई जब x से करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x, 4 का जब -3 से करेंगे तो -12 इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो 3x, 3 का मल्टीप्लाई +4 से करेंगे तो +12, और ये 3x इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 4x -3x इक्वल टू ये 12 इधर प्लस में और ये इधर 12 माइनस में और उधर जाएगा तो प्लस में, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x में से 3x सब्ट्रैक्ट हो गया तो x बचेगा, और 12 + 12 24 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। टाइप 3 में इस तरह के सवाल आते हैं। अब हम लोग आखिरी टाइप पे जाएंगे, टाइप 4। टाइप 4 में बहुत प्रकार से सवाल आ सकते हैं और मिसलेनियस सवाल, टॉप से टॉप सवाल उसी वहीं से बनते हैं। चलिए ध्यान देते हैं टाइप 4 पे। टाइप 4 समझ लिए अच्छे से तो हमें किसी भी प्रकार के इक्वेशन में जो कि 1 इक्वेशन होगा कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, हम लोग बात करेंगे टाइप 4। टाइप 4 में क्या होगा, तो x + 2 x + 3 = 7। इसमें क्या करना है, तो इसमें एलएचएस में x 2 जगह पे है और फ्रैक्शन में है, x/2 है, यहाँ पे x/3 है, उधर 7 है। तो इसके साथ आप क्या करेंगे, तो इसके साथ आप ये कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सोचिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए डिनोमिनेटर में कुछ होना चाहिए दोनों तरफ। इधर तो है डिनोमिनेटर में, लेकिन इधर भी एक के डिनोमिनेटर में 2 है, एक के डिनोमिनेटर में 3 है, और इधर 7 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है। तो इधर तो ठीक है, केवल 7 के डिनोमिनेटर में 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करके कोई असर पड़ता नहीं है, लेकिन इधर के डिनोमिनेटर में 2 भी है 3 भी है, तो किससे मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई। इधर का 2 डिनोमिनेटर है ना, तो इसको 1 बनाना पड़ेगा। कैसे 1 बनेगा, तो 2 3 का एलसीएम ले लीजिए, 2 3 का एलसीएम लेकर के एक डिनोमिनेटर हम बना सकते हैं। देखिए कैसे, 2 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा जी 6। 2 कितने बार में 6 कितने बार में 3 बार में, तो 3 से x में मल्टीप्लाई करेंगे 3x प्लस 3 कितने बार में 6 कितने बार में 2 बार में, तो 2 में x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x = 7। 3x और 2x कितना होता है, तो 5x होता है, बाय 6 = 7। ये कितना हो जाएगा 5x = 6 7 जा 42, और ये x के साथ 5 मल्टीप्लाई में है तो उधर जाएगा तो डिवाइड में 42/5, और यही सवाल का आंसर हो जाएगा। टाइप 4 में इस तरह के सवाल यानी फ्रैक्शनल एडिशन करना पड़ता है, फ्रैक्शनल एडिशन करना पड़ेगा, फ्रैक्शनल सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, अब बहुत सारी चीजें करना पड़ेगा। टाइप 4 आप सीख गए तो टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 कुछ नहीं है टाइप 4 के आगे। टाइप 4 में सारे टाइप से रिपीट हो जाते हैं, ठीक है ना। टाइप 4 का जैसे ही हम लोग फ्रैक्शनल ऐड या फ्रैक्शनल सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसके बाद टाइप 3 का सवाल वहीं बन जाएगा, फिर उसको और आगे सॉल्व करेंगे तो टाइप 2 का सवाल बन जाएगा, और फिर आगे सॉल्व करेंगे तो टाइप 1 का सवाल बन करके वो पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगा। देखिए कैसे, अगर आप लोगों को टाइप 4 पे और भी सवाल चाहिए तो हमारे नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।